इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बढ़िया भी है राइट, क्योंकि अभी यहाँ पे आते आते बहुत लोग सरेंडर कर देते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते राइट, बहुत लोगों को टफ लगता है। उसमें अगर हम थोड़ा सा और करें अच्छे से, उसको मजबूती से पकड़ लें, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बुक में रोटेशनल मोशन के नाम से भी दिया जाता है। बुक में रोटेशनल मोशन के नाम से देखो, जो भी मोशन हो रहा है, जो भी मोशन हो रहा है, उसको 3 टाइप के मोशन में मैंने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ध्यान ये रखना है कि जो भी हमने एनएलएम वगैरह में पढ़ा है, जो भी मोशन में पढ़ा है, उसकी सिमिलर चीजें हम पढ़ी राइट, बिल्कुल एनालॉगस टाइप की। अगर वहां पे ऐसा था तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। सिंबल चेंज होते जाते हैं, मीनिंग मतलब सिमिलर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में ऑलरेडी हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना इस टर्म, जहां पे हमारे पास इनर्शिया होता है, मास होता है, जहां पे हमारे पास इनर्शिया होता है, वहां पे हम फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जहां पे इनर्शिया होता है उस पे हम फोर्स लगा के उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसलेशन मोशन, ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाए, ट्रांसलेट। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। अगर मान लो एक इस तरह का रॉड है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम क्या करेंगे, एक एंड से अगर हमने फिक्स कर दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप के टर्म हम पढ़ जाएंगे। यहाँ पे इनर्शिया था, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे फोर्स लगाया था, यहाँ पे सिमिलर टर्म आएगा टॉर्क। यहाँ पे ट्रांसलेट किया था, यहाँ पे करेंगे रोटेट। तो जब हमने जहां जिसके पास इनर्शिया था उसको फोर्स लगा के ट्रांसलेट किया, यहाँ पे जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पर टॉर्क लगा के रोटेट करेंगे। सिमिलरिटी समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ समझने वाले, क्योंकि 3 लेक्चर सिर्फ वही चलेगा इस चैप्टर में। 3 लेक्चर से वो इसी के बारे में चलने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। 70% वेटेज सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम अपनी जगह से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये हो जाएगा क्या, रोटेशन मोशन। और उसके बाद हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। रोटेशन मोशन, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अगर ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन है, तो रोलिंग, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों का मिला जुला फॉर्म। जो रोलिंग मोशन होगा वो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मतलब यहां जो मोशन होने वाला है इसमें ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट होगा। जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट और रोटेट दोनों होता है हम बोलते हैं क्या, रोलिंग। तो फॉर एग्जाम्पल एक पहिया है हमारे पास, एक व्हील है ऐसा राइट, एक व्हील। जब भी व्हील आगे जाता है तो ये ट्रांसलेट भी होता है एज वेल एज रोटेट भी होता है। ये अपनी जगह से एक जगह से दूसरे जगह भी पहुंच जाता है, डिस्प्लेस भी हो रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है। इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रोलिंग मोशन। तो ट्रांसलेशन हमने पढ़ा हुआ है, रोटेशनल सीखेंगे, और जब हम रोटेशनल सीख जाएंगे तो कंबाइन करके रोलिंग मोशन सीखेंगे। बट ध्यान देना, ये जो रोलिंग मोशन है ये भी अलग अलग टाइप की, ये भी अलग अलग टाइप। जितने से आगे जा रहे हैं इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जितने से घूम रहा है ये उसका रोटेशनल वेलोसिटी हो गया, ओमेगा। इसके बारे में सर्कुलर में थोड़ा सा हमने बताना। अब ये भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से एक ही टाइप का हमारे पास है राइट, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और 2 टाइप का होता है रोलिंग विद स्लिपिंग।
विदाउट स्लिपिंग कहने का मतलब है ये अपनी जगह पे स्लिप नहीं कर सकता, स्किड नहीं कर सकता, ये अपनी जगह पे नहीं घूमेगा। अगर ये घूमेगा तो इसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो पहला हो जाता है क्या, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट। और इसके लिए कंडीशन है, राइट, इसके लिए कंडीशन है कि सेंटर ऑफ मास जो भी है, अभी हम सीखेंगे आगे जाके, ये ओमेगा आर के बराबर होना चाहिए। और तुम्हें लग रहा होगा सर v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, नहीं, राइट, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है किसी पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा, जबकि यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर। ये डिफरेंट चीज है। वो जो फॉर्मूला में सर्कुलर में v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा है, वो जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालता है उसी पॉइंट का रेडियस, जबकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। सीखेंगे, कोई भी भगवान वाली बात। जबकि दूसरा हो जाता है हमारे पास रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग, मतलब ये रोल भी कर रहा हूं, स्लिप भी हो रहा है। अब ये भी दो टाइप की, दो टाइप की समझने की कोशिश करना, इमेजिन करने की कोशिश करना। एक पहले कंडीशन होता है, पहला, जब सेंटर ऑफ मास ज्यादा हो जाए किससे, ओमेगा आर से, राइट, ये वेलोसिटी इसमें घूमने से ज्यादा हो जाए, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशन से ज्यादा हो जाए, तो भी क्या करेगा, स्लिप करेगा। ऐसा तब होता है जब किसी, मान लो पहिए को हम क्या करें, ऐसे करके थ्रो करें, तो जब किसी पहिए को हम घुमा के नहीं बल्कि सीधा ऐसे थ्रो करते हैं, तो पहले क्या होता है, वो जो पहिया है, वो जो व्हील है, पहले ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, नीचे में घिसते हुए, घिसाते हुए, और उसके बाद वो फिर क्या करता है, फ्रिक्शन की वजह से रोल करना शुरू करता है। तो ऐसे इमेजिन करो कि एक पहिया है एक इस तरह का, और उसको लेकर ऐसे फेंको, तो पहले क्या करता है, वो पूरा का पूरा जो पहिया है वो ऐसे ऐसे घिसता हुआ जाता है, राइट, पहले क्या करता है, ऐसे घिसता है, उसके बाद फिर क्या करता है, घूमना शुरू करता है। इमेजिन कर पा रहे हो, देखा है कभी? यस यस सर। सर। यस सर। जैसे Yes, sir. टायर में, जैसे गाड़ी हम चलाते हैं और अचानक से ब्रेक लगा दी, तो पहिया नहीं, पहिए को नॉर्मली घूमना चाहिए, लेकिन पहिया क्या करता है, बिल्कुल आगे की तरफ रुक जाता है, घूमना बंद कर देता है, लेकिन आगे की तरफ जाता है। अब तो जो मैं वो कर पा रहे हो, यस देखा सर। होगा तुमने, अचानक से ब्रेक लगा दो तो पहिया घूमना बंद कर देता है, लेकिन आगे की तरफ स्लिप करता है, उसी में ट्रांसलेशनल ज्यादा हो गया, रोटेशन कम हो गया। तो पहला इस तरह का स्लिपिंग होता है, किसी पहिए को अगर हम तेजी से फेंके तो पहले स्किड करता हुआ जाता है, बाद में घूमना शुरू करता है, तो हो गया रोलिंग विद स्लिपिंग। इसी तरह से दूसरा कंडीशन होता है बी, जब VCM ज्यादा कम हो इससे ओमेगा से। यहां पे ट्रांसलेशनल वाला पार्ट कम हो गया, रोटेशन वाला पार्ट ज्यादा हो गया। ऐसा भी तुमने देखा, मान लो इमेजिन करो कोई ट्रैक्टर या ट्रक कीचड़ में फंस जाए, तो जैसे हम क्या करते हैं, बहुत तेज से एक्सीलरेट करते हैं कीचड़ से निकालने के लिए, तो सिंस नीचे में ये सरफेस दलदल वाला होता है, उतना फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता है, रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता कि आगे बढ़ पाए, लेकिन रोटेशन तो इंजन पे डिपेंड करता हो, तो घुमा देगा पहिए को, तो बहुत तेजी से घूम जाता है, पर आगे उतना नहीं बढ़ पाता। रोटेशन वाला पार्ट जब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो अपनी जगह पे घूम जाता है, पर आगे उतना नहीं बढ़ पाता, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, घूमते हुए अपनी जगह पे घूमते रहता है और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। जबकि नॉर्मली जब कोई भी कार या कोई भी क्या बोलते हैं व्हीकल चलता है, तो जितना घूमता है उतना आगे बढ़ता है। और सोचो अपनी जगह पे से घूमता रहे, बहुत ज्यादा घूमे और आगे की तरफ बढ़े, यहीं पे घूम जाए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, ये भी कैसा होगा, रोलिंग विद स्लिपिंग। पर इसमें घूमने वाला पार्ट ज्यादा हो गया और आगे वाला पार्ट कम हो गया, ट्रांसमिशन। ये भी इमेजिन कर पा रहे हो, यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट? तो अगर रोलिंग विद स्लिपिंग हो रहा है तो वो भी दो टाइप के होते हैं, जब ट्रांसलेशन वाला पार्ट ज्यादा हो गया, आगे की तरफ बढ़े पर घूमे कम, और दूसरा घूमे ज्यादा और आगे कम बढ़े, दोनों रोलिंग विद स्लिपिंग। हमें रोलिंग विद स्लिपिंग नहीं देखना, राइट, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें देखना है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जितना घूमे उतना ही आगे की तरफ बढ़े। तो ये तो हो गया फिलहाल हमारा चैप्टर का ओवरव्यू, ये हमने पढ़ा हुआ है मोशन में, ये पार्ट हमें पढ़ना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जब ये पढ़ लेंगे तो दोनों को कंबाइन करके लास्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देखो, अब लिखना नहीं है, पहले देखो समझो उसको।
लेट्स से मेरे पास एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं। ओमेगा हो गया इसका रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, जितने ऐसे घूम रहा होता है। जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा होता है, इसका नाम होता है रोटेशनल एक्सिस। इसे हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। अब मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, सिंस ये घूम रहा है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल, राइट, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना। अगर बहुत सारे पार्टिकल, तो सारे पार्टिकल घूम रहे हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने सोचा चलो एक काम करें, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की, तो मुझे पता था कि इसका टोटल मास है कितना, m, तो मैंने इसको लिख दिया हाफ m, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख के सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। नो सर। इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखना हो ऐसे लिख दूं मैं, कंप्लीट मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नो सर, नो सर। नो राइट। सर। स्पेसिफिकली यही बताया था कि ऐसे नहीं लिखना, राइट। लास्ट चैप्टर में तो बताया था कि यहीं से एक कनेक्टेड लिंक है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ऐसे नहीं लिखना। तो लिखेंगे कैसे, इंडिविजुअल का Individual काइनेटिक particles. एनर्जी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की। तो अब मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल भी तो देखना पड़ेगा। तो मान लो इसमें से मैंने कुछ पार्टिकल देख लिया, लेट्स से बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, दैट इज m1, दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पे है m2, तीसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पे है m3। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल m1 m2, तो हम लिखेंगे हाफ m1, और जितनी वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा, राइट, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो मान लो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर के साइड आएगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर पे v1, राइट, इसकी वेलोसिटी इधर पे v2, और ये अंदर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी कितनी, v3, मान v1 v2। तो हम लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, एंड सो ऐसे करके इंडिविजुअल पार्टिकल, यही तरीका होता है। फिर मैंने बोला कि सबकी वेलोसिटी तो अलग अलग होगी, नो डाउट, ये बाहर आ रहा है, ये कुछ और वेलोसिटी से आ रहा है, ये अंदर जा रहा है अलग वेलोसिटी से, क्यों ना इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा जाए जो कांस्टेंट। अब याद करो, जिनको याद नहीं आ रहा होगा, सर्कुलर मोशन में ऐसे लिखा था, एक क्वेश्चन कराया था, एक m यहाँ पे है, दूसरा m यहाँ पे है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, राइट। ये r है और ये भी r है, बेसिकली इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। तो मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोगों को कि अगर ये ऐसे घूमेगा तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, बट दोनों का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा, राइट। इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग, इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग, बट दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो यहां भी मुझे पता है हर पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग है। तो मैंने सोचा इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा ऐसा टर्म यूज किया जाए जो कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है इनके लिए, ओमेगा। तो मैंने बोला v को क्या करते हैं, ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। अब v और ओमेगा में रिलेशन क्या होता है, V is equal to omega r. v is equal to omega into cos r। वेरी गुड, v is equal to omega into r का मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस। यहाँ पे रेडियस क्या लूंगा, नो सर, रेडियस यहाँ पे नहीं। सोचो मैं यहाँ पे कैसे किया जाए, रोटेशनल एक्सिस से मास का लेंथ। Rotational axis से डिस्टेंस जो मास का है वो सब परपेंडिकुलर। डिस्टेंस जो मास है कहाँ से, डिस्टेंस जो रोटेशनल मास एक्सिस है कहाँ से, रोटेशनल रोटेशनल एक्सिस, राइट, जहां से Yes. घूम रहा है, राइट, अबाउट रोटेशनल एक्सिस या फिर रोटेशनल पॉइंट, जो पॉइंट है, राइट, वहां से, और डायरेक्शन भी हमें याद है आपको, टुवर्ड्स द मास। तो रोटेशनल एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस, तो ध्यान देना, मैंने बोला यार ये m1 यहाँ पे है, राइट, ये है इसका रोटेशनल एक्सिस, मुझे क्या करना है, इसका डिस्टेंस देखना है। तो मैंने क्या किया, ऐसे डिस्टेंस ड्रॉ किया, और मैंने बोला r1 डिस्टेंस। सही लिखा कि गलत लिखा,
नो सर परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर। अरे एक्सिस क्या होगी रोटेशनल एक्सिस से देखो, ये रोटेशनल, तुमने यही बोला था यार, पूरी बात बताया। ये रोटेशनल एक्सिस है, ये मास है, मैंने रोटेशनल एक्सिस से मास का डिस्टेंस लिख दिया, सही लिखा है गलत लिखा है? गलत। रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? उसके अरे आगे सही बोल रहे हो, बोलो, रिपीट करो। किसी भी परपेंडिकुलर। मास का डिस्टेंस अगर लेना है तो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर रोटेशन। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? नहीं पता। फिर से परपेंडिकुलर। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अरे सही बोल रहे हो, अपने आप में डाउट क्यों कर रहे हो? डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। मुझे लगा गलत। नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसलिए मैं तुम लोग को याद कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और तुम्हारा दिमाग हो जाएगा इधर और डिस्टेंस कहीं से कुछ भी नहीं। लेकिन अभी अगर मैंने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, जब भी तुम्हें ये कैलकुलेट करने किस तरह से, तो मास का डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से हमेशा कैसे लेना है? परपेंडिकुलर। कसम खाओ आज के बाद इसके अलावा कुछ लोग डिस्टेंस कैसे लेना? परपेंडिकुलर। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर ये चीज याद है तो हम फिर गलत नहीं कर सकते, और ये नहीं तो फिर गलत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे थोड़े से क्वेश्चन। तो उस टाइम पे मास और रोटेशनल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है वो निकालना मेन वो रहेगा, मोटिव रहेगा हमारा। अगर वो आ गया तब तो आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, डिस्टेंस कैसे लेंगे, अब ये चीज को भूलना नहीं है बेटा, राइट? कैसा लेना है? हमेशा परपेंडिकुलर। R1 R1 राइट, M2 है, R2 लीजिए, M3 है, R3 लीजिए। इस तरह से बहुत सारे, और इनको रिप्लेस करना शुरू किया, और मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ m1। v1 की जगह हम लिखेंगे क्या? R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 R2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। हाफ ओमेगा स्क्वायर हर जगह से कॉमन आएगा, तो मैंने इसको लिखा हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच रहा है? m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर। अब बेटा एक चीज तो मोशन इन 1D और सर्कुलर पढ़ के हमें पता ही चल गया था कि दोनों जो मोशन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। जब हमने, याद करो, ट्रांसलेशन पढ़ा था और एक तरफ सर्कुलर मोशन पढ़ा था, हमने बोला था कि यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी मिलती है, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। ये टाइम के साथ वेरी होने लगे लीनियर एक्सेलरेशन, ये टाइम के साथ वेरी होने लगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ट्रांसलेशन में जितने टर्म होते हैं ऑलमोस्ट उतने ही टर्म बिल्कुल सिमिलर चीजों को सर्कुलर मोशन से हम या रोटेशनल मोशन में क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो चेक करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी सिमिलैरिटी को और आगे लेके जाते हैं। सिंस ये रोटेट कर रहा है, मैं बोल सकता हूं कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो मैंने बोला कि सिस्टम की जो फिलहाल काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मेरे दिमाग में ये गया, यार अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा आता है तो ट्रांसलेशन से सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो मैंने साइड बाय साइड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखा। हाफ v स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ v स्क्वायर। और मैंने दोनों को कंपेयर करना शुरू किया। मैंने देखा क्या ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल बिल्कुल सही है, 1/2 बिल्कुल सही। ट्रांसलेशन के लिए लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल के लिए एंगुलर वेलोसिटी, b का एनालॉगस यहां प्रेजेंट है, बच गए। तो यहां से मेरा दिमाग काम किया कि अगर ये चीजें सिमिलर हैं और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया, तो इसका जो रिमेनिंग टर्म है ये पूरा, ये भी इनर्शिया की जैसा ही काम करना चाहिए। ये जो रिमेनिंग टर्म बच रहा है पूरा ब्रैकेट में, इसका काम भी इनर्शिया की तरह होना चाहिए। हमने नाम दे दिया इसको क्या?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब r प्लस में रहे माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होना तो अल्टीमेटली क्या है, स्क्वायर ही होना है। तो यहां से हमने क्या किया, कंपेयर करके एक नया टर्म निकाला। एक नया टर्म निकाला क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शॉर्ट फॉर्म में MOI लिखेंगे, सिंबल होता है I। और I का फॉर्मूला आया हमारे पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, जहां पे m1 m2 m3 इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और r1 r2 r3 इन्हीं पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। जो भी रोटेशनल एक्सिस है उसी से क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट कर पाएंगे किसी सिस्टम में, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट कर पाएंगे तो ये कैसा सिस्टम हो गया, पार्टिकल मास सिस्टम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सारे मासेस को ऐसे ऐड करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट ही ना कर पाए, एक रिंग, डिस्क, रॉड, तो ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। और फिर इतना एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, इंटीग्रेट करना। तो यहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें दो तरीकों से पढ़ना है, जैसे सेंटर ऑफ मास से पढ़ा था, पार्टिकल मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब ध्यान देना, जो काम ट्रांसलेशन में मास का होता था, इनर्शिया का होता था, वही काम रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। तो इनर्शिया का काम क्या था, रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है वो मोशन में रहेगा। स्टेट के चेंज को रोकना। रेस्ट में है तो वो चाहता है रेस्ट में ही रहे, और मोशन में है तो वो चाहता है मोशन में ही रहे। लेकिन इनके चाहने से कुछ होता है क्या, इसके अपोज करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए कौन, मोशन अपोज, एक्सटर्नल 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 फोर्स। फोर्स। बिल्कुल उसी तरह यहां पे काम होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या होगा, रोटेशन का अपोज करना। रुका हुआ है तो वो चाहता है रोटेशन ना करना पड़े, और अगर रोटेट कर रहा है तो चाहता है रुकना ना पड़े, चाहता है रुकना ना पड़े। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है। दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, दोनों को मैं रोटेट कर दूं, तो सिंस दोनों रोटेट है तो अब रुकने का अपोज करेंगे, और रुकने का ज्यादा अपोज कौन ज्यादा कर पाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा रुकने का अपोज करेगा, मतलब उतनी देर तक घूमता रहेगा। दूसरा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, वो रुकने का अपोज उतना नहीं कर पाएगा, तो जल्दी रुक जाएगा। आएगा क्वेश्चन, रिंग और डिस्क को रोटेट करके देखा जाएगा कौन ज्यादा दूर जाएगा, कौन पास जाएगा। अब ध्यान दो, यहां से जब ये फॉर्मूला हमें समझ में आए तो हम कह सकते हैं, राइट, इसको देख के कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन क्या क्या चीजों पे डिपेंडेंसी तुम बता सकते हो। यहां पे देखो, मास मास एंड राइट, पहला मास पे, रोटेशनल एक ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा मास, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर रोटेशनल डिस्टेंस एक्सिस। फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। कहने का मतलब है रोटेशनल एक्सिस। अगर इस रोटेशनल एक्सिस को, इस रोटेशनल एक्सिस को उठाकर मैं यहां रख दूं या इधर कर दूं, तो R1 R2 R3 सब तो वैसे नहीं बदल जाएंगे, और अगर सब बदले तो हो गया काम। सेकंड, रोटेशनल एक्सिस। तीसरा, शेप एंड साइज। सोचो, ना तो मैं रोटेशनल एक्सिस बदलूं, इसको ऐसे रहने दूं, ना तो मास, लेकिन इसको ऐसे दबा दूं या ऐसे दबा दूं, किसी को फैला दूं, तो खुद R1 R2 R3 की वैल्यू बदल जाएगी। मतलब शेप एंड साइज। अब सोचो जरा, मैंने बोला है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़ना जिस सीक्वेंस में एनएलएम पढ़ा था। याद करो, एनएलएम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शुरू किया था, सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा, हर चैप्टर में आएगा, पहला इसमें, दूसरा इसमें, सब याद नहीं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था इनर्शिया।
फर्स्ट लॉ। इनर्शिया लेकिन याद करो, है ना, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे Force फर्स्ट of लॉ inertia. न्यूटन ने समझाया, लेकिन वो बोला भैया फर्स्ट लॉ तुमको तब समझ में आएगा जब तुम्हें इनर्शिया समझ में आएगा। उसने नया टर्म, तो हमने पढ़ा था इनर्शिया। कितना टाइम लगा था पढ़ने में? 5 या 10 मिनट, राइट? इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऐसे करके हमने पढ़ा था 5 या 10 मिनट। वहां पढ़ा था हमने इनर्शिया, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने में कम से कम 3 लेक्चर हमें पढ़ने हैं। फिर 3 लेक्चर तक हम ऑलमोस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलेगा, क्योंकि इन पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग रोटेशनल एक्सिस के हिसाब से, अलग अलग शेप एंड साइज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, जबकि वहां पे सिर्फ मास ज्यादा, मोमेंट ऑफ मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, खत्म। और इस चैप्टर में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% वेटेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही है। भले पढ़ने में इधर उधर, लेकिन 70% वेटेज जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी से आते हैं। ध्यान रखना इस चीज, राइट? चलो नोट करो, और उसके बाद टॉपिक डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल मास सिस्टम। पहले हम कुछ ऐसे वो निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से लेकर शुरू करते हैं, 2 डायमेंशन से। लेट्स से एक 1 kg यहां पे है, 2 kg यहां पे, 2 kg यहां पे। सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो जहां से रोटेट कर रहे हैं ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिड पॉइंट से। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितना है, 2 मीटर। हमें निकालना है हाइट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। पहला मास हमने देखा 1 kg का, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना, 2 का स्क्वायर। दूसरा मास है हमारे पास 2 kg, और अगेन डिस्टेंस कितने का, 2 का स्क्वायर। तो ये 4 और ये 8, मतलब हो जाएगा 12 kg मीटर स्क्वायर। यूनिट हो जाएगा मास kg मीटर स्क्वायर, 12 kg मीटर स्क्वायर। जनरल फॉर्म लेके सॉल्व करते हैं, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। लेट से एक m यहां पे रखा हुआ है, दूसरा m यहां पे रखा हुआ है। एक रोटेशनल एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये I, ये 37 डिग्री है। ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 5 मीटर। इसी तरह से ये डिस्टेंस भी कितना है, 5 मीटर। एक काम करो, मास की वैल्यू दो, इसे भी 1 kg मान लो, इसे भी 1 kg मान लो। इसके बाद ये तुम्हें समझ में आ रहा है कैसा है? मास ऐसे रखा हुआ है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, और इसका रोटेशन एक्सिस ऐसे है। तो रोटेशनल एक्सिस ऐसे है तो ऐसे नहीं घूम रहा है। अगर रोटेशनल एक्सिस ऐसे होता तो ऐसे घूमता, ये ऐसे है तो ऐसे ऐसे घूमेगा। मैं कैसे बताऊं, हाँ मान लो इस तरह से रोटेशनल ऐसे जा रहा है तो ऐसे ऐसे घूमेगा, इस तरह से। हो सकता है तुम्हें कैमरे में सही से दिखना हो, बट ऐसे नहीं घूम के ये अब ऐसे घूमेगा, इस तरह से, जो भी लेगा, ठीक, इस तरह से, है ना? इसके बाद क्या करना है, तुम्हें निकालना है 1 kg है, 1 kg है, ये डिस्टेंस 5 मीटर, ये डिस्टेंस 5 मीटर, एंगल 37 डिग्री का। निकालो जल्दी से।
देखो ये जा रहा है इसका क्या, रोटेशन एक्सिस 18 kg मीटर स्क्वायर, ये 1 kg है, ये 1 kg। अब ध्यान देना है, इसीलिए मैं इस चीज को चेंज करा रहा था उससे बाद में कि हमेशा डिस्टेंस कैसे लेना है, रोटेशन एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो तुम क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, यहां से एक ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान दो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें थीटा का ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो तुम्हें इस वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 5 थीटा के सामने वाला है तो साइन 37 डिग्री, मतलब 3 मीटर। तो तुम लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2 टाइम्स 2, क्योंकि ये भी 1 kg, ये भी 1 kg है, इसका डिस्टेंस भी ये 3 मीटर पे, ये भी 3 मीटर पे, तो 2 टाइम्स। मास कितना है, 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, तो आएगा आंसर 18 kg मीटर स्क्वायर, 18 kg मीटर स्क्वायर। अगला एग्जांपल, यहां पे एक m मास रखा है, यहां पे 2m मास रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 टाइम्स ऑफ r। अब रोटेशन एक्सिस दिया नहीं है, बल्कि ऐसा बोला है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing perpendicularly through center of mass। जो सेंटर ऑफ मास है उससे क्या, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उससे परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट तुम्हें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये वाला समझ में आया सबको, यस सर। राइट? इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा बिल्कुल, पर आंसर में 50 kg मीटर स्क्वायर भी होगा, 5 का स्क्वायर करके डबल करके, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, राइट? मान लिया यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास है इसका, यहां से रोटेशन एक्सिस जा रहा है और यहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है। मान लिया ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो हम सीधा x निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ये क्या करता है, इनवर्स रेशियो फॉलो करता है। मतलब अगर x निकालना हो, राइट, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 3r। जब यहां से निकालोगे तो ऊपर में लोगे कितना, 2m, और डिवाइड बाई m प्लस 2। याद करो x1 x2 y1 y2 ऐसे करके निकालते थे, तो टोटल कितना है, 3r। सिंस जो सेंटर ऑफ मास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे जब m से निकालोगे तो ऊपर लेना पड़ेगा 2, तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 2r। मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 2r के बराबर। तो अगर ये 2r है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, बस खत्म। जब i की वैल्यू निकालोगे तो m1 r1 स्क्वायर, m r की वैल्यू कितनी है, 2r स्क्वायर प्लस 2m इंटू r स्क्वायर, तो 4mr स्क्वायर ये हो गया और 2mr स्क्वायर ये हो गया। आंसर होगा कितना, 6mr स्क्वायर। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, सेंटर ऑफ मास निकालोगे, उसके बाद वहीं से क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन? यस सर। यस सर। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो देख लिया, 3 में भी देख लेते, सॉरी 1 डायमेंशन में देख लिया, 2 डायमेंशन में भी देख लिया, कैसे निकालना है। लेट्स से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल,
एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल, और इसका जो साइड है वो है r। अब तीनों वर्टिसेस पे m मास रखा हुआ है। देखो वर्टिसेस के ऊपर है, मैं थोड़ा सा अलग इधर साइड में बना रहा ताकि दिखे एटलीस्ट। तीनों वर्टिसेस पे m मास। अब अलग अलग रोटेशन एक्सिस दिया हुआ है, वहां से तुम्हें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पहला दिया है ऐसा जा रहा है, राइट, ये परपेंडिकुलर। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 वो निकालना है। दूसरा यहां से जा रहा है I2, ये निकालना है तुम्हें। और तीसरा इससे प्लेन के परपेंडिकुलर, यहां से देखो कहीं पे वैसा क्रॉस है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या फिर मान लो डॉट बना दिया तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो तीसरा जो है ये यहाँ पे, राइट, ऐसे घूम रहा है। ये क्या है I3। देखो इनका मतलब भी समझ लो, समझो कैसे। ये ट्रायंगल रखा हुआ है, पहला रोटेशनल एक्सिस है ये, तो ये पूरा ट्रायंगल ऐसे ऐसे घूमेगा इस तरह से। दूसरा रोटेशनल एक्सिस ये है, तो ये ऐसे घूमेगा, अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। तीसरा ये रोटेशनल एक्सिस ये है, राइट, इसके परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये पूरा ट्रायंगल इस तरह से। थोड़ा थोड़ा साइड में बना है लेकिन है वर्टिसेस। तो I1, I2 और I3 तीनों निकालो। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं I1, राइट। जब I1 की बात करेंगे तो ये वाला मास है जो खुद रोटेशनल एक्सिस पे ही प्रेजेंट, तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तो जीरो होगा। लिख लेते हैं। तो पहला मास है जो खुद रोटेशनल एक्सिस पे प्रेजेंट है। फिर ये दूसरा वाला जो यहां से परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पे, ये देखो ये परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पे, r पे, तो दूसरा मास r पे। तीसरा ये डिस्टेंस, कि ऑलरेडी हमें पता है अगर ये r है, राइट, तो ये √3/r2 होता है, √3/r डिवाइड बाई 2, और ये होता है कितना, r/2, तो ये भी डिस्टेंस r/2। तो m into r/2 का होल स्क्वायर 0, mr² plus mr²/4, मतलब 1 plus 1/4, that is 5/4 mr²। फिर दूसरा है I2, कहाँ है I2, ये। अगर I2 की बात करें तो ये और ये दो मास तो खुद रोटेशनल एक्सिस पे है, तो दो मास है जो खुद 0 पे प्रेजेंट है, और तीसरा मास है ये। अगर ये r है, राइट, ये बताया भी था तुम लोग, ये 60 डिग्री हो जाता है, तो हो जाता है क्या, r sin 60 डिग्री, √3r/2, तो ये r/2 √3r। तो एक मास है जो यहां से परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पे है, √3r/2। स्क्वायर होगा तो ये जगह 3/4, ये जगह 3/4 mr², राइट। तीसरा यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, तो खुद तो एक मास तो क्या हो गया, 0 हो गया, जबकि बाकी दोनों मास इससे कितने डिस्टेंस पे, r पे, राइट। एक ये रोटेशनल एक्सिस ऐसे जा रहा है, दूसरा मास यहाँ पर रखा हुआ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, r। इसी तरह से ये भी r, दो मास ऐसे हैं जो r पे, तो आंसर आएगा कितना, 2mr²। तो कितनों के तीनों सही है, मेरे। गुड, यस सर। गुड, यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसा जिसका कुछ गलत हो वो बता दो मुझे, तो मैं समझाऊं, इन केस कहीं किसी का गलत हो और एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो। यार जो सेकंड वाला है वो गलत है, I2। तो मेरा I2 कहाँ पे गलत आया। I2 कैसे गलत, कहाँ पे गलत किया था बेटा, इस वाले पार्ट में या इस वाले पार्ट में, बताओ सर समझाओ। सर सेकंड वो वाले, एक सर ही फर्स्ट कोई वाले, फर्स्ट। 0 लिए थे। I2 में एक ही को जीरो, देखो ये पूरा रोटेशनल एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये मास भी उसी में प्रेजेंट है, ये मास भी उसी में प्रेजेंट है, तो यहीं पे घूम जाएगा, ये भी यहीं पे घूम जाएगा, यस सर। ठीक। और ये एक उससे डिस्टेंस प्रेजेंट है। और देखते हैं
लेट्स से स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर का साइड लीजिए कितना ए, यहाँ पे m प्रेजेंट है, यहाँ भी m है, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी। रोटेशनल एक्सिस देखें, पहला रोटेशनल एक्सिस है जो यहां से जा रहा है I1, दूसरा है जो इसके डायगोनल से जा रहा है I2, और तीसरा है ये इसके ऊपर से जा रहा है I3, राइट? इसके ऊपर से साइड में बना दिया है, लेकिन यहाँ से जा रहा है। और फिर इसमें और भी बहुत सारे ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ मैं, यहाँ से बहुत सारे रोटेशनल एक्सिस, राइट? फिलहाल 3 काफी। आराम से हो जाएंगे, आराम से हो, बिल्कुल कल देखो। किसी का गलत हो गया हो तो बताना बस, है ना? I1 जैसे यहां से जा रहा है तो ये और ये दो मास तो खुद रोटेशनल एक्सिस पे है 0। अब ये वाला जो मास है देखो यहां से, और ये वाला मास यहां से, ये डिस्टेंस लेंगे तो दो मास है जो A पे प्रेजेंट है, तो 2m²। I2 कहां है? I2 ये, तो I2 में अगेन ये वाला मास और ये वाला मास खुद रोटेशनल एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो अगेन दो मास है जो 0 पे है। अब बचे ये दोनों मास, तो इनका जो रोटेशनल एक्सिस का डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होगा, राइट? इसके लिए ये और इसके लिए ये। ध्यान दो, मान लो एक स्क्वायर बनाया हमने, ये तो पता ही होगा तुम्हें ऐसे। अगर एक साइड A है तो इसका जो डायगोनल होता है वो कितना होता है? √2, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। और अगर इसके हाफ पार्ट की बात करें, राइट, हाफ पार्ट की बात करें तो √2a का हाफ कर देंगे तो ये आता है कितना? a/√2। तो ये डिस्टेंस भी a/√2 यहां से, और ये डिस्टेंस भी कितना? a/√2। तो दो मास ऐसे हैं जो a/√2 पे प्रेजेंट है। स्क्वायर करें तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा कितना? सिंपल ma²। I3 ये तो 0 हो गया, तो एक मास है जो 0 पे, देखो लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मिस ना हो जाए, कहीं दोबारा नहीं लिख दे इस रिश्ते से, इसलिए यहाँ पे समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये है इसका रोटेशनल एक्सिस, ये वाला मास और ये वाला मास A और A पे है, तो दो मास है जो A पे प्रेजेंट है, और यहां से ये जो मास है ये कितने पे है? √2, √2 A का 2ma², और ये भी कितना हो जाएगा? 2ma²। आंसर आएगा कितना? 4ma²। 2ma², ma² एंड 4ma²। कोई ऐसा जिसका गलत है? अच्छा, इसी की जगह पे अगर मैं एक रोम्बस ले, यहाँ पे m रखा हुआ है, यहाँ पे m है, यहाँ m है और यहाँ m है। ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। इसका जो रोटेशनल एक्सिस जा रहा है वो है यहाँ से, ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, और यही क्या करना है? निकालना है। जो साइड है वो है a के बराबर। करो।
7/2 m स्क्वायर। 7/2 ओके। देखो ये a है, ये भी a होगा, तो ये a cos 60 हो जाएगा, है ना। a cos 60 मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, a/2, मतलब ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a/2, ये वाला, और ये a है। अब देखो इस वाले मास के लिए ये 0 पे है, ये वाला जो मास है वो a पे है, ये वाला जो मास है ये a/2 पे है, और ये वाला मास a प्लस a/2 दैट इज 3a/2 पे। ये हो गया हमारे पास ma² प्लस ma² 4 प्लस 9ma²/4। देखो 9ma²/4, 1ma²/4 और 4ma²/4, तो 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो 14ma²/4 या फिर 7ma²/4। डन। यस सर। यस सर। 3D में भी करके देखते हैं, ये तो Yes. 2D में कर लिया, 3D में भी करके देखते हैं। देखो सर थोड़ा टफ लग रहा है ये। थोड़ा टफ लग रहा है, गुड, No, सही sir. है, लगना भी चाहिए। हाँ नहीं, सबको अलग अलग हो सकता है, किसको टफ लग रहा है बेटा, थोड़ा सा लगना तो चाहिए, टफ टॉपिक ही है, और अभी लेकिन वैसे टफ चीज शुरू नहीं हुआ है, अभी टफ तो आगे आने वाला है। कहाँ पे टफ लग रहा है बताओ। सर वही R1 डिस्टेंस लेने में, इसी में ही हो रहा है दिक्कत। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, सोचो बस देखना क्या है, तुमको रोटेशनल एक्सिस दे देगा और तुमको बस ये निकालना है कि वो जो मास है वो इससे कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर देखना है और कुछ। टफ तो वो नहीं लगना चाहिए, टफ तो ये लगेगा इसमें जो हम एक एग्जांपल देंगे 3D में, क्योंकि 3D में ना अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, 3D में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। एक क्यूब का एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्यूब का एग्जांपल ले रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे आराम से आएगा बेटा, नहीं है सब इतना भी टफ नहीं है कुछ भी, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यूब का साइड है r, है ना, और सारे वर्टिसेस पे m मास रखा हुआ है यहाँ भी m है, m, सारे वर्टिसेस पे m मास रखा हुआ है। अब इसमें दो रोटेशनल एक्सिस हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। पहला है यहां से जो सॉरी एक साइड से जा रहा है, ये हो गया I1, और दूसरा है इसके फेस डायगोनल से जा रहा है I2। ये I1 और I2 क्या करना है तुम्हें, I1 और I2। चलो चलो तो I1 सबका 8 आ रहा है, I2 में अलग अलग दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, किसी के 7 किसी के 6। देखो पहले I1 में देख लेते हैं, ठीक चलो ओके। अब देखो सबसे पहले I1 को निकालते हैं। जब हम I1 को देखेंगे तो ये और ये दोनों ही किस पे आ रहे हैं, रोटेशनल एक्सिस पे, तो दो मास 0 पे। देखो टोटल 8 मासेस हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी को दोबारा लिख दे या फिर ऐसा ना हो कि किसी को छोड़ दे, इसलिए सबको यहाँ पे कंफर्म कर दे, ये दोनों चलेंगे। ठीक, अब ध्यान से, अच्छा एक चीज तुमको पता है ना कि ये एंगल ये सब कुछ एंगल 90 डिग्री है, भले वो दिख नहीं रहा क्योंकि सिर्फ Yes, sir. 3D के चीजों को हमने 2D में, Yes, है ना, sir. तुमको पता होना चाहिए ये एंगल, ये भले देखो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे 120 है ऐसे, लेकिन ये है 90 डिग्री, राइट। इसी तरह से ये वाला जो एंगल ये भी 90 डिग्री है, तुम्हें पता होना चाहिए ये एंगल भी 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। सिंस वो 3D को हमने 2D में वो किया है, इसलिए ये 90 डिग्री दिखने का, ये ऐसे नहीं है, ये बाहर की तरफ। anyway, चलो तो देखो ये दोनों हट गए। अब यहां से ये इसी तरह से यहां से ये और ये यहां से A पे है और ये बाहर के साइड है, ये भी साइड कितना होता है R, तो ये साइड भी R, ये साइड भी R, इसी तरह से ये साइड भी R और ये साइड भी R।
तो ये वाला मास, ये वाला मास, ये और ये 4 मास आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो 4 और 6 हो गए, बच गया ये और ये। तो ध्यान से देखो ये डायगोनली अपोजिट है, राइट, ये डायगोनली अपोजिट है और ये भी डायगोनली अपोजिट है। तो ये डायगोनल है, फेस डायगोनल है, ये आर है और ये आर है, तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए मैं बोल रहा था किसको, ये साइड ये साइड, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री। ध्यान देना, अब ये आर है, ये आर है, तो ये जो हो गया ये कितना हो जाएगा √2r। इसी तरह से यहां से भी ये जो वाला डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा कितना √2r। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो बहुत ध्यान आ रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करना थोड़ा सा। फिर डायगोनल अपोजिट है, तो 2 मास है हमारे पास जो √2r रिप्रेजेंट है, तो 4mr², 2 into 2 अगेन 4mr², आंसर आएगा कितना 8mr²। तो I1 में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, I1 हो गया हमारा, जिसका नहीं हुआ उसको लिख लो। I2 को क्या करते देखते हैं क्या। डन? Yes, sir. यस सर। चलो अब I2 को क्या करते हैं समझ रहे हैं कैसा। अरे मैंने I2 ही बता दिया, I2 ये जा रहा है यहाँ से। अब सबसे पहले ये वाला और ये वाला ये खुद किस पे है, रोटेशनल एक्सिस पे, तो 2 मास हैं जो 0 पे प्रेजेंट है, राइट। फिर इसको देखो, राइट, ये वाला मास और ये वाला मास, ये भी अगर ये √2 है तो ये भी तो √2 होगा, ये भी तो डायगोनल है और उसका हाफ और इसका भी हाफ, राइट। तो ये कितने पे है a/√2 पे, ये कितने पे a/√2 पे, ये a/√2 पे, ये a/√2 पे, तो 2 मास है जो √2 पे प्रेजेंट है, ये हो गया। फिर ये हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। इस पे आ जाओ, इस पे और इस पे। रोटेशनल एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होता है, ये r होता है, इसी तरह से ये वाला भी साइड कितना होगा r, तो रोटेशनल एक्सिस से ये भी r पे है और ये भी r पे है, तो 2 मास हैं जो r पे प्रेजेंट है, टोटल 6 हो गए, बच गए ये वाले। अब इसका डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है इसका डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, ये साइड कितना है r है, ये कितना है r/√2 है, और यहां से ये रोटेशनल एक्सिस जा रहा है, यहां से हमें क्या करना है इस डिस्टेंस को निकालना। तो ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, अगेन क्योंकि ये एंगल भी कितना 90 डिग्री है, डायगोनल। ये बस 2D में देखने के लिए थोड़ा सा लगता है, ये ऐसा है, ये वाला साइड है r/√2 जो डायगोनल अंदर की तरफ जा रहा था उसको ऐसे बना दिया, ये वाला साइड कितना है r है, और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे सीधा ये डिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेट्स से ये x मान लिया, तो r का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर का स्क्वायर, r² प्लस r²/2, 3r²/2, तो √3/2 इंटू r, पूरे जो √3/2 होगा वो पूरा रूट के अंदर ही होगा। तो ये वाला जो साइड आ रहा है, ये आ रहा है कितना √3/2 पूरा रूट के अंदर मल्टीप्लाइड बाय r, ऐसे। अब इसको अगर तुम इमेजिन करना चाहो तो अपने रूम में जहां भी तुम बैठो वहां पे इमेजिन करो। इसको मान लो एक साइड, ऊपर वाले जो दिख रहा है तुम्हें उसका डायगोनल लो और उसका आधा लो। अब यहाँ पे तुम होते तो मैं तुम्हें दिखा देता, तो अपने अपने रूम में ऐसे चलो, एक जो वो दिख रहा होगा वर्टिसेस दिख रहा होगा उसको r मान लो, वहां से बिल्कुल मिड से लेके एक डायगोनल लेके जाओ, लेकिन उसका हाफ, राइट, और उसको यहां से जोड़ दो, इस नीचे वाले पॉइंट से जोड़ दो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। ये होगा r, ऊपर वाला फेस होगा r/2 और ये होगा उसका डायगोनल, और वहां से क्या वाला पार्ट हमें निकालना।
जो आ रहा है कितना √3/2 का। तो दो इस तरह से मास है, ये वाला भी और ये वाला भी। इसके लिए अगर तुम निकालोगे तो ऐसे ऐसे और ये निकलता। तो दो मास हैं जो √3/2 पे r पे, ये हो गया 0, 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना mr² प्लस ये 2mr² प्लस स्क्वायर होगा तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3mr² हो जाएगा। तो 3 + 2 5, आंसर आएगा कितना 6mr²। क्लियर? यस सर। राइट? तो इंपॉर्टेंट मार्क करना है, प्रैक्टिस करोगे ध्यान से, रूम में चेक करोगे कैसा हो रहा है, तब हो सकता है ये समझ में आए सही तरीके से क्या है। चलो कितनों के सही आएगी यार? 6mr²। सर मेरे बढ़िया। 7 जहां पे, जिनका 7 आ रहा था, कहां पे गलत कर रहे थे बेटा? सर यहाँ पे वो 7 आ रहा था, कहां पे? 3/2 को 2e करके स्क्वायर कर दिया। नहीं, यही वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? बन जाएगा 7 चलो। नहीं सर 4 आ रहा था। अच्छा 4 आ रहा था, चलो बन जाएगा ना ये? यस यस सर। तो ये हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल मास सिस्टम। जब हम क्या कहते हैं पार्टिकल, अब चाहे 1D में ले, चाहे 2D में ले, चाहे 3D में ले, आराम से आना चाहिए। नेक्स्ट जो हम करेंगे, राइट, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के। और जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होगा, राइट, तो ऐसे एडिशन पॉसिबल है नहीं, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर इंटीग्रेशन से ही हम क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे। तो कल भी पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलो तो आज के लिए थोड़ा इतना ही, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।